हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, इसकी मान्यताएं क्या क्या है और घटती सीमांत उपयोगिता का महत्व क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू क्यों होता है और घटती सीमांत उपयोगिता के अंदर क्या क्या कमियां हैं और घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के तहत या घटती सीमांत उपयोगिता का जो हमारे पास में डायग्राम है उसके द्वारा किस प्रकार से हम जो है मांग वक्र को निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस टॉपिक को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम अपना आज का ये टॉपिक उपयोगिता। कोई भी जो वस्तु होती है उस वस्तु के अंदर जो होती है आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है, यानी वो हमारी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करती है और वस्तु के अंदर इस आवश्यकता संतुष्टि के गुण को ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता का विश्लेषण करने से संबंधित दो प्रकार के नियम हैं। मुख्य रूप से ये जो दोनों नियम है, इसमें पहला नियम है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम केवल घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को डिस्कस करेंगे। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो है इसको हम गॉसियन का पहला नियम भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि गॉसियन के पहले नियम का वर्णन कीजिए, तो हमें घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का ही वर्णन करना है। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी भी वस्तु की जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है, यानी पहले उसने एक इकाई ली, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, यानी जैसे जैसे वो वस्तु का उपभोग बढ़ाता चला जाता है, प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता, यानी हर अगली इकाई से जो मिलने वाली उपयोग सीमांत उपयोगिता है वो पहले से कम होती चली जाती है। जैसे पहली इकाई में 10 मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी में 8, तीसरी में 6, चौथी में 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, इकाइयों का उपभोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो सीमांत उपयोगिता में कमी होती जा रही है। तो इसे ही हम जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। और इस चीज़ को हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार अनुभव करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे पास में कोई भी वस्तु होती है उसकी मात्रा अधिक होती चली जाती है, तो उस वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता भी कम होती चली जाती है। तो ये जो नियम है ये घटती सीमांत उपयोगिता के नियम पर ही आधारित है कि हमारे पास में वस्तु की जो मात्रा है और वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उनके बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अगर वस्तु की मात्रा अधिक होगी तो सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी और अगर हमारे पास में वस्तु की मात्रा कम होती चली जाएगी तो पीछे बची हुई वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार घटती सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम होने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। यानी जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउन होती चली जाएगी, हर अगली वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो पहले से कम होती चली जाएगी। आगे अजम्पशन देखते हैं, क्योंकि कोई भी जो सिद्धांत होता है वो मान्यताओं पर आधारित होता है। मान्यताएं जो होती है कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको किसी भी सिद्धांत के अंदर जो है कांस्टेंट माना जाता है, या ये माना जाता है कि अगर इस प्रकार की परिस्थितियां हुई तो ही ये नियम लागू होगा, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं, जिन स्थितियों के होने पर ही जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, उसे हम जो है घटती सीमांत उपयोगिता की मान्यता के अंतर्गत लेते हैं। तो आइए अब हम एक एक करते करके डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो पहली अजम्पशन है वो ये कि उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है। यानी हम किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, सपोज कि हमने जो एप्पल खाया तो पहले एप्पल से हमें कितनी उपयोगिता मिली उसको हम जो संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। दूसरे एप्पल से हमें जो है कितनी जो है उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरे एप्पल से हमें जो है कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। दूसरा, उपभोक्ता विवेकशील है, यानी प्रत्येक उपभोक्ता जो है इस प्रकार से वस्तुओं का उपभोग करता है ताकि उसे जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता को जो है वो अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो उपभोक्ता विवेकशील है। तीसरी जो अजम्पशन है कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे मान लीजिए कि भाई एक वस्तु है, पहला सेब है, उस सेब के हमने जो है 50 रुपये दिए,
तो मार्जिनल यूटिलिटी या उस शेप से मिलने वाली यूटिलिटी जो उस मुद्रा यानी 50 रुपये के बराबर होगी। जब हमने दूसरा एप्पल यूज किया तो उसकी हमने जो है 40 रुपये कीमत दी, तो दूसरे सेब है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो 40 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से जो कोई भी वस्तु है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसको उस वस्तु के लिए जो मुद्रा चुकाई जाती है उसके रूप में मापा जाता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास में 100 रुपये है, उसके पास में 90 है, उसके पास में 120 है, हर अवस्था के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो वो कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ही जो है वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का माप है। तो ये जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पैमाना है, तो पैमाने को जो है स्थिर माना गया है। आगे, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र उपयोगिता होने का मतलब है कि हम अगर एक्स वस्तु का कंजप्शन कर रहे हैं तो उस एक्स वस्तु के कंजप्शन का जो है वाई वस्तु की उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम सेब खा रहे हैं तो सेब खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसका प्रभाव जो है संतरे से मिलने वाली उपयोगिता पर नहीं पड़ता है, ऐसा इसमें माना गया है। उपभोग की जाने वाली वस्तु समरूप है, यानी हम जिस भी वस्तु का कंजप्शन कर रहे हैं वो रंग, रूप, गुण, आकार सभी में जो है एक समान होती है। वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। उपभोग निरंतर चलता रहता है, यानी उपभोग के बीच में जो है समय नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि हमने पहला रसगुल्ला खाया उसके बाद हम 2 घंटे रुक गए, उसके बाद हम दूसरे रसगुल्ले का उपभोग कर रहे हैं, उसके बाद हम 1 घंटे और रुके, उसके बाद हम तीसरे रसगुल्ले का कंजप्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु की जितनी इकाइयों का हमें प्रयोग करना है वो इकाइयाँ जो कॉन्स्टेंटली यूज होती रहेंगी। कंजप्शन के अंदर कोई गैप नहीं आता, क्योंकि गैप आने के ऊपर सीमांत उपयोगिता कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। हमने एक रसगुल्ला अब खाया, उसके बाद 2 घंटे बाद अगर आप दूसरा रसगुल्ला यूज करें तो वो रसगुल्ला हो सकता है पहले रसगुल्ले से भी हमें ज़्यादा संतुष्टि दे जाए। तो इसलिए संतुष्टि तभी कम होगी, सीमांत उपयोगिता तभी कम होगी जब हम जो है उपभोग को कंटिन्यूसली करेंगे। अगली जो असम्पशन है वह कि प्रत्येक बार उपभोग करते समय वस्तु की उचित मात्रा प्रयोग की जाती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि भी आप जो है पानी की सीमांत उपयोगिता का पता लगाना चाहते हो, आपने 1 गिलास लिया तो दूसरे गिलास से आपको डेफिनेटली जो संतुष्टि है वो कम मिलेगी, तीसरे गिलास से आपको संतुष्टि और कम मिलेगी और हो सकता है चौथे गिलास से संतुष्टि ऋणात्मक भी हो जाए। लेकिन आप एक एक बूंद करके अगर पानी पी रहे हो तो हर अगली बूंद से आपको जो है संतुष्टि में ज़्यादा कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है प्यास और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु की एक उचित मात्रा अवश्य ली जाती है। ये नहीं कि हम कोई भी वस्तु उसका बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम किसी भी वस्तु का जो बहुत थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है सीमांत उपयोगिता में कमी नहीं होती। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत है, उपभोक्ता की रुचि है, उपभोक्ता की जो फैशन का ट्रेंड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हमारी मुख्य अजम्पशन थी। अब हम इसी नियम की जो व्याख्या है वो टेबल के द्वारा करते हैं। नियम क्या है कि भी किसी भी वस्तु की जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयाँ प्रयोग की जाती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी में कमी होती चली जाती है। तो इस नियम की व्याख्या हम जो टेबल के द्वारा करेंगे। टेबल के अंदर हमने जो पहला कॉलम है उसके अंदर रसगुल्ले के उपभोग की मात्रा ली है कि हमने पहला रसगुल्ला यूज किया, मार्जिनल यूटिलिटी 6 के बराबर मिली। दूसरा रसगुल्ला प्रयोग करने पर जो है उपभोक्ता को 4 मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है और तीसरा रसगुल्ला उपभोग करने पर उपभोक्ता को जो है 2 मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है और चौथा रसगुल्ला प्रयोग करने पर उपभोक्ता की मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, यानी उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। और पांचवा रसगुल्ला खाने पर जो है उपभोक्ता को यूटिलिटी जो है -2 हो जाती है, यानी पांचवा रसगुल्ला जब वो खाता हो सकता है उसको उल्टी आ जाए, हो सकता है उसके पेट में दर्द होने लग जाए। तो इस प्रकार उसकी संतुष्टि जो होती है वो नेगेटिव चली जाती है। तो इस प्रकार ये टेबल दिखाती है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ प्रयोग करता चला जाता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम होती चली जाती है। अब एक आप इधर छोटी सी और एक्सरसाइज कर लेते हैं, वैसे इसका संबंध है नहीं कि अगर आपने को इस टेबल से टोटल यूटिलिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। टोटल यूटिलिटी जो होती है सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का आप जोड़ करेंगे 12, 12 और 10। तो इस प्रकार से हम जो है वो यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं।
मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के बाद हम जो है टोटल यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद रेखा चित्र के द्वारा व्याख्या, हम जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उस नियम की व्याख्या जो है रेखा चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे हमने जो ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है क्वांटिटी ली है और ओ वाई के ऊपर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है। जब एक उपभोक्ता एक वस्तु की एक इकाई का प्रयोग करता है तो उसे 6 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी वो 6 है। अब आप इन दोनों को मिला देते हैं। जब उपभोक्ता दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 4 के बराबर प्राप्त होती है, तो हम इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देते हैं। और जब उपभोक्ता तीसरी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे जो है वो 2 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, तो हम इनको भी मिला देते हैं। अब एक उपभोक्ता जब चौथी वस्तु का प्रयोग करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 होती है, यानी इस अवस्था के अंदर जो उपभोक्ता को अगली वस्तु से कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। और जब उपभोक्ता पांचवी वस्तु का कंजप्शन करता है तो उपभोक्ता को जो संतुष्टि है वो -2 प्राप्त होती है, तो हम इन बिंदुओं को भी मिला देते हैं। अब अगर हम इन सभी जो अपने पास कॉर्नर है इन सभी कॉर्नर को या पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास में जो है सीमांत उपयोगिता जो है उसका वक्र आ जाता है। तो ये हमारे पास में जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा जो है वो सीमांत उपयोगिता को दिखा रही है। अब आप देखते हैं कि ये जो सी बिंदु है, सी बिंदु से नीचे का जो भाग है यानी सी से बी की तरफ जो भाग है वो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को दिखा रहा है, तो नीचे जो है मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऋणात्मक है। सी बिंदु के ऊपर जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 है और सी बिंदु से ए की तरफ यानी ऊपर की तरफ जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक है। तो इस प्रकार हम रेखा चित्र के द्वारा भी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये जो मांग वक्र जो सीमांत उपयोगिता वक्र आ रहा है ये जो है ऋणात्मक ढाल को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु की मात्रा और उस सीमांत उपयोगिता के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी उपभोग की, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता में कमी होती चली जाएगी। एक अवस्था के बाद ये 0 हो जाएगी, उसके बाद भी अगर कंजप्शन जारी रहता है तो ये जो है ऋणात्मक भी हो जाएगी। अब इसके बाद जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उसके अपवाद। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अपवाद का अर्थ ये है कि भी कोई भी जो वस्तु है जब हम उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उस अवस्था के अंदर सीमांत उपयोगिता में कमी नहीं होती। तो जब हम किसी भी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करते हैं, अपने पास अतिरिक्त मात्रा रखते हैं, अगर उसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी में कमी नहीं होती है तो उस अवस्था को हम जो है सीमांत घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अपवाद कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि भी जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है इसके अपवाद कौन कौन से हैं। सबसे पहले दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं। दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं वो होती है जो वस्तुएं जो है बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती है, जैसे पुराने डाक टिकट हैं, पुराने सिक्के हैं, या अन्य कोई दुर्लभ वस्तु है, या पुरानी जो सभ्यता है उस सभ्यता के कोई प्रतीक है। तो ये सारी की सारी दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं होती है। तो जैसे जैसे इन वस्तुओं की जो क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, व्यक्ति जो है उन वस्तुओं की और अधिक मात्रा जो है वो प्राप्त करने के लिए लालायित रहेगा और हर अगली मात्रा से उसको जो है ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो है प्राचीन काल के 10 सिक्के हैं, आपके पास एक और सिक्का आ गया तो आप और ज्यादा खुश हो गए कि अब मेरे पास में 11 सिक्के हो गए। और अगर एक और सिक्का आपको कहीं से प्राप्त हो जाता है तो आप और ज्यादा खुश हो गए कि अब मेरे पास में जो है 12 सिक्के हो गए। तो इस प्रकार से जो विचित्र और दुर्लभ वस्तुएं होती है उन अवस्थाओं के अंदर जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। दूसरा, कंजूस व्यक्ति। जो कंजूस व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लिए धन की मात्रा जितनी ज्यादा उसके पास में बढ़ती जाएगी वो व्यक्ति जो है उतना ही उनको देख देख करके संतुष्ट होगा। तो कंजूस व्यक्तियों के लिए जो धन की मात्रा जो होती है वो जितनी ज्यादा होगी उनके लिए उन धन की उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी, इसलिए वो व्यक्ति जो है उतने ही ज्यादा जो है संतुष्टि महसूस करेंगे। तो कंजूस व्यक्तियों पर भी जो है वो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये कंजूस व्यक्तियों पर भी लागू होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसके पास में धन बढ़ता है तो ये मान लीजिए उसके पास 100 रुपये बढ़े तो ये इसमें जो कटौती है वो अपने जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके ऊपर कमी करके नहीं करता। अगर एक व्यक्ति अपने खाने को छोड़ करके फिर इसको अगर बढ़ाता है तो हम कहेंगे कि उसके लिए इसकी उपयोगिता ज्यादा है।
लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए में कमी किए बिना ही अगर इस धन को बढ़ा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के लिए जो है ज़्यादा उपयोगिता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के लिए धन ज़्यादा उपयोगित हो तो वो खाना नहीं खाता। खाने की बजाय वो सारा का सारा पैसा जो है वो अपने पास जमा के रूप में रखना चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है कंजूस व्यक्तियों के ऊपर जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट, अच्छी पुस्तक और कविताएं। कुछ पुस्तकें और कुछ कविताएं ऐसी होती है जो हम बार बार पढ़ना पसंद करते हैं, और जितनी ज़्यादा बार हम उसको पढ़ते हैं हमें और अधिक ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। कुछ फिल्में भी ऐसी होती है कि जिन फिल्मों को हम जब बार बार देखना चाहते हैं, और जितनी बार हम उन फिल्मों को देखते हैं उतनी ही अधिक अच्छी हमें वो लगने लगती है। तो इस प्रकार से अच्छी पुस्तकें, अच्छी फिल्में, अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य जो है वो उनके ऊपर भी जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद असामान्य या अविवेकशील उपभोक्ता। जैसा कि हमने इसकी एजम्स जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसकी मान्यताओं में भी लिया था कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील का मतलब क्या है? वो अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अविवेकशील उपभोक्ता या कोई पागल हो या असामान्य व्यक्ति हो, उसके ऊपर जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शराबी होते हैं। अब एक जो शराबी व्यक्ति होता है वो जैसे जैसे शराब पीता चला जाता है वैसे वैसे वो जो है और अधिक शराब की मांग करने लगता है। इसका मतलब उस व्यक्ति को शराब और ज्यादा संतुष्टि देगी। इसलिए उन व्यक्तियों के ऊपर जो अविवेकशील है उनके ऊपर जो है ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। आगे, इकाइयों की प्रारंभिक मात्रा। अगर कोई भी इकाई है, अगर उसकी प्रारंभिक मात्रा बहुत ही कम ली जाती है, अल्प मात्रा में उसका प्रयोग किया जाता है, तो अगली जो मात्रा है उसका जो है जब प्रयोग करेंगे तो उससे संतुष्टि पहले की कम होने की बजाय बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने जो पहली बार जो है केवल 1 बूंद पानी पिया, दूसरी बार आप जो है 10 बूंद पानी पी रहे हो, तो 1 बूंद की बजाय 10 बूंद से आपको जो है ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जब कोई भी वस्तु है अगर उसकी प्रारंभिक इकाइयों की मात्रा बहुत ही कम ली जाती है तो उस अवस्था के अंदर जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। आगे, जो सीमांत उपयोगिता का नियम है उसको लागू होने के कौन कौन से कारण है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होने का मतलब क्या है? क्वांटिटी इंक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। यानी किसी वस्तु की जैसे जैसे मात्रा हम प्रयोग में ज्यादा लाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार किसी वस्तु का अधिक उपभोग करने से उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, इसको अब आप डिस्कस करते हैं। एक तो वस्तुओं के पूर्ण स्थानापन्न का अभाव। पूर्ण स्थानापन्न का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्थानापन्न का मतलब होता है कि x वस्तु की जगह पर y का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब y हमें उतनी संतुष्टि देगी जितनी x से मिल रही है, और y के स्थान पर आप जो है x का प्रयोग कर सकते हैं। y हमें x में उतनी संतुष्टि देगी जितनी हमें y से संतुष्टि मिल रही है, जैसे चाय और कॉफी। अब जैसे जैसे आप चाय का अधिक प्रयोग करेंगे चाय से मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाएगी। अगर चाय के स्थान पर आप कॉफी का प्रयोग कर सकते तो जैसे ही चाय से मिलने वाली संतुष्टि कम होने लगती हम जो है कॉफी का प्रयोग कर देते, और अगर कॉफी से संतुष्टि कम होने लगती तो फिर हम चाय का प्रयोग करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग को करते चले जाते और संतुष्टि कभी कम नहीं होती। लेकिन क्योंकि वस्तुएं जो होती है पूर्णतः स्थानापन्न नहीं होती, इसलिए एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हमें मजबूरी में एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक ही वस्तु का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब हम एक ही वस्तु का अधिक प्रयोग करते हैं तो उससे सीमांत उपयोगिता में कमी होने लगती है। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि। वैसे तो ये माना जाता है कि आवश्यकताएं जो होती है असीमित होती है। असीमित का मतलब ये होता है कि आवश्यकताएं नई नई जन्म लेने लगती है, लेकिन जो कोई विशेष आवश्यकता होती है उसको संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे आपकी जो है प्यास की आवश्यकता है, इसको संतुष्ट किया जा सकता है। आपकी जो खाने की आवश्यकता है इसको संतुष्ट किया जा सकता है। तो किसी भी विशेष वस्तु से हमारी विशेष आवश्यकता की जो वो पूर्ति होती है। तो जब हम उस वस्तु विशेष का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग करने से धीरे धीरे हमारी आवश्यकता जो उसकी पूर्ति होने लगती है। तो जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति होने लगती है तो
जैसे जैसे पूर्ति होती चली जाएगी वैसे वैसे वो वस्तु जो है हमें कम संतुष्टि देगी, यानी सीमांत उपयोगिता जो वो कम होने लगती है। और एक अवस्था के बाद जाकर के सीमांत हमारी संतुष्टि जो पूर्ण हो जाती है, यानी पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और उसके बाद भी अगर आप उस वस्तु का प्रयोग जारी रखते हैं तो वो वस्तु हमारे लिए संतुष्टि देने के बजाय असंतुष्टि प्रदान करती है, तो उस अवस्था के अंदर जो सीमांत उपयोगिता होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो विशेष आवश्यकताओं की संतुष्टि होने की वजह से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उन वस्तुओं की जो है सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। आगे वैकल्पिक प्रयोग, कोई भी जो वस्तु होती है उसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे लिए दूध है, अब दूध का प्रयोग हम चाय बनाने में कर सकते हैं, दूध का प्रयोग हम पीने में कर सकते हैं, दूध का प्रयोग हम जो है मिठाई बनाने में कर सकते हैं। तो जब किसी भी वस्तु का हम पहली बार प्रयोग करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में करते हैं कि जिस प्रयोग में हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है उसके लिए हम जो है पहली बार जो है वस्तु का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे चाय सबसे महत्वपूर्ण है तो इसके लिए हमें 100 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। इसके बाद अगर आप दूध को पीते हैं तो उसके लिए हमें जो है चाय से कम संतुष्टि मिलती है, हो सकता है वो 90 हो। और जब मिठाई में हम उसका प्रयोग करते हैं तो हमें और भी कम संतुष्टि मिलती है, 70 के बराबर संतुष्टि मिलती है। तो धीरे धीरे जब वस्तु का प्रयोग बढ़ाते हैं तो हम कम महत्वपूर्ण जो कार्य है उसमें उसका प्रयोग करने लगते हैं, और कम महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने की वजह से उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि है वो भी कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार वैकल्पिक प्रयोग होने की वजह से जो है वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है उसमें कमी होने लगती है। आगे जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उसका क्या महत्व है। घटती सीमांत उपयोगिता का निम्न महत्व है। तो सबसे पहले क्या है कि उपभोग के नियमों का आधार, उपभोग के जो हमारे पास में 3 नियम है। पहला सम सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा जो है मांग का नियम, और तीसरा जो है उपभोक्ता की बचत का नियम। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सम सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि इन वस्तुओं के ऊपर जो अंतिम रुपया खर्च किया जाता है उस अंतिम रुपये से सभी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड जो बराबर हो। यानी सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हम निकालेंगे और सभी वस्तुओं पर हम जो अंतिम रुपया खर्च करते हैं उन सभी से हमें जो है एक समान संतुष्टि मिलनी चाहिए। और जब सभी वस्तुओं पर प्रयोग से हमें समान संतुष्टि मिलती है तो उस अवस्था के अंदर एक उपभोक्ता जो होता है अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक्स पर 1 रुपया खर्च किया, आपको 10 के बराबर संतुष्टि मिली। आपने वाई में 1 रुपया लास्ट रुपया जो खर्च किया 10 के बराबर, और आपने जेड में किया, तो भी तीनों से आपको जब संतुष्टि समान मिलती है तो आप जो है अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर होते हैं। तो जब हम सम सीमांत उपयोगिता का नियम करेंगे तो इस चीज को आप जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है मांग का नियम। मांग का नियम ये कहता है कि भी कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने पर, कि जब प्राइस कम होगा तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो ज्यादा करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जैसे जैसे मांग ज्यादा करने का मतलब है कि उस वस्तु की का प्रयोग अधिक करने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, और एक व्यक्ति जो है कीमत है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही देगा। तो जब एक व्यक्ति के लिए जो है एक वस्तु का प्रयोग करने पर, जैसे मान लीजिए उसने पहली वस्तु प्रयोग की, दूसरी प्रयोग की, तीसरी, और पहली वस्तु से उसे मार्जिनल यूटिलिटी 8, दूसरे 6, तीसरी से 4, तो पहली वस्तु के लिए वो अधिकतम कीमत कितनी देगा? 8 ही दे सकता है। दूसरी वस्तु के लिए 6, तो अगर कीमत कम होगी 6 होगी तो ही वो दूसरी वस्तु खरीदेगा, अगर कीमत 8 ही रहेगी तो वो दूसरी वस्तु नहीं खरीदेगा। और तीसरी वस्तु वो तभी खरीदेगा जब कीमत भी कम होकर के 4 रुपए होगी। तो इस प्रकार से जो मांग का नियम है वो नियम भी जो है सीमांत उपयोगिता के नियम पर ही आधारित है, यानी घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से ही मांग का नियम निकलता है या मांग का वक्र निकलता है। आगे है उपभोक्ता की बचत का आधार, यानी उपभोक्ता की बचत का जो नियम है वो भी इस घटती सीमांत उपयोगिता पर ही आधारित है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है एक वस्तु की 10 रुपए कीमत देता है और उसे जो वो पहली वस्तु से जो है उपयोगिता वो 15 प्राप्त होती है। दूसरी वस्तु की 10 रुपए कीमत देता है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी 13 के बराबर प्राप्त होती है।
तीसरी वस्तु की वो 10 रुपए कीमत देता है, उसे जो 10 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो यहाँ पहली अवस्था के अंदर उपभोक्ता की बचत है वो 5 है, दूसरी के अंदर उपभोक्ता की बचत है वो 3 है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो होता है किसी भी वस्तु की जो सीमांत इकाई की कीमत देता है सभी इकाइयों के लिए। सीमांत इकाई कौन सी होती है? अंतिम इकाई। और अंतिम इकाई की कीमत जो होती है सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। लेकिन इस सीमांत इकाई से ऊपर की जो वस्तुएं होती है उसे कीमत से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, और कीमत से जो ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है वही जो उपभोक्ता की बचत है। तो इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के आधार पर जो उपभोक्ता की बचत है वो निकाली जाती है। तो इसको भी आप उपभोक्ता की बचत को भी आगे जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उसका जो प्रयोग है वो उत्पादन में भिन्नता। उत्पादन में भिन्नता का मतलब क्या है? एक ही जो वस्तु होती है उस वस्तु की बहुत सारी वेराइटीज होती है। जैसे अपने पास में टूथपेस्ट है, तो आज आप देखो टूथपेस्ट की कितनी वेराइटीज हमारे पास में उपलब्ध हैं। बहुत सारी बिनाका है, कोलगेट है, डाबर लाल दंत मंजन है, या अन्य प्रकार की जो पेस्ट है, बहुत सारी पेस्ट है। तो एक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग वस्तुओं का उपभोग क्यों करता है? क्योंकि बनाएंगे तो अलग अलग, तभी जब एक व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं का उपभोग करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब एक वस्तु का प्रयोग करता है, सपोज एक्स वस्तु है, तो लगातार अगर एक्स का ही वो प्रयोग करता चला जाता है तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। इसलिए जैसे इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा डाउन आने लगती है, व्यक्ति वाई का प्रयोग करने लगता है। अब उत्पादक पहले एक्स बना रहे थे, वो वाई भी बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वाई से मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी वो जेड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो उपभोक्ता जो प्रोड्यूसर है वो अलग वेराइटी जो है जेड है उसका जो है प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता जो होता है अपने संतुष्टि को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के लिए अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करता है। क्योंकि जब एक ही एक प्रकार की वस्तु का प्रयोग करता जाएगा तो उसे जो है उपयोगिता कम हो मिलेगी। तो उस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए वो जो है दूसरी वस्तु का प्रयोग करेगा। इसलिए प्रोड्यूसर जो होते हैं वो भी मार्केट के अंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को जो है नई नई वस्तुएं मिलती रहे और उनकी जो है उपयोगिता है वो उच्च स्तर पर बनी रहे। आगे प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। एडम स्मिथ जो थे वो हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या नहीं कर सके थे। हीरा पानी विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि हीरा जो है हमारे लिए उपयोगी कम है, लेकिन हीरे की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। पानी हमारे लिए उपयोगी अधिक है, लेकिन पानी की जो कीमत है वो कम क्यों होती है? इसको हम हीरा पानी विरोधाभास कहते हैं। तो वो ये तो बता पाए कि भी कोई भी जो वस्तु होती है उसके जो मूल्य होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रयोग मूल्य होता है और दूसरा उसका विनिमय मूल्य होता है। लेकिन वे ये नहीं बता पाए कि जिन वस्तुओं का प्रयोग मूल्य अधिक होता है उनकी कीमत कम होती है। प्रयोग मूल्य का मतलब ये कि कुल उपयोगिता से प्राप्त होने वाला मूल्य। तो पानी जो होता है उसके लिए हमारी कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी इसका जो कोई भी वस्तु जो होती है उसकी वास्तविक जो कीमत तय होती है वो विनिमय मूल्य से तय होती है। तो जिन वस्तुओं का विनिमय मूल्य अधिक होता है उनकी कीमत जो होती है वो अधिक क्यों होती है? तो कोई भी वस्तु जो होती है न, उस वस्तु के अंदर दो मूल्य प्रकार के मूल्य पाए जाते हैं, एक तो प्रयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। जिन वस्तुओं की पूर्ति अधिक होती है, जो वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, जैसे पानी है, हवा है, धूप है, तो उनका प्रयोग मूल्य अधिक होता है। उनकी सीमांत उपयोगिता के अंदर तेजी से कमी आती है। जैसे मान लीजिए पानी है, आपने पानी का पहला गिलास पिया, पहले गिलास के लिए आप कोई भी अमाउंट देने को तैयार हो, क्योंकि आप प्यासे मरने से बेटर है कि अपने पास जो भी धन है वो सारे एक गिलास के लिए दे दीजिए। लेकिन उन वस्तुओं की जब दूसरी इकाई आप प्रयोग करेंगे तो इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। तो जिन वस्तुओं की पूर्ति अधिक होती है उनका प्रयोग मूल्य अधिक होता है, लेकिन उनकी जो सीमांत उपयोगिता है उसमें तेजी से कमी आने की वजह से उनकी प्राइस है वो काफी कम हो जाती है। तो यही जो पानी के साथ में होता है, इसलिए पानी का प्रयोग मूल्य अधिक होने के बावजूद भी उसका जो विनिमय मूल्य होता है वो कम रहता है, उसकी सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है। जिन वस्तुओं का विनिमय मूल्य अधिक होता है, यानी जिन वस्तुओं की पूर्ति कम होती है, जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, उनकी सीमांत उपयोगिता के अंदर कमी है वो धीरे धीरे होती है, इसलिए उनकी प्राइस है वो तेजी से डाउन नहीं होती। इसकी वजह से उनकी प्राइस जो लगातार ऊंचे स्तर पर बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग मूल्य है और जो विनिमय मूल्य ये सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। जिन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता में तेजी से कमी आती है उन वस्तुओं की कीमत कम होती है, और जिन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता में तेजी से कमी नहीं आती उन वस्तुओं की कीमत जो वो अधिक होती है। इसके बाद है कीमत निर्धारण।
सभी वस्तुओं की कीमत जो होती है उनकी मांग और पूर्ति के द्वारा तय होती है। अब जो कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की जो डिमांड करता है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा करता है। जिस वस्तु से उसे मार्जिनल यूटिलिटी अधिक मिलती है उस वस्तु की वो अधिक मांग करेगा। जिस वस्तु से उसे मार्जिनल यूटिलिटी कम प्राप्त होती है उस वस्तु की वो कम मांग करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए वो जो है उस वस्तु की जो है कीमत भी कम देने के लिए तैयार होगा। तो अगर आप प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रोड्यूसर किसी भी वस्तु की बिक्री तभी बढ़ा सकता है जो वो कीमत को कम करे, क्योंकि बिक्री तभी बढ़ेगी जब मांग ज्यादा होगी। मांग ज्यादा होने का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का कम होना। और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो एक व्यक्ति केवल कम कीमत पर ही उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होगा। तो इस प्रकार कीमत निर्धारण के अंदर भी जो है सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो काफी उपयोगी होता है। आगे प्रगतिशील करों का आधार। प्रगतिशील कर वो कर होते हैं जो जैसे जैसे एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो होता है टैक्स की जो दर है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो प्रगतिशील करों की अवस्था के अंदर जो अधिक आय वाले व्यक्ति जो होते हैं उनसे अधिक कर लिया जाता है और जिन व्यक्तियों की आय कम होती है उनसे जो कम दर पर कर वसूल किया जाता है। इसका कारण ये है कि जिन व्यक्तियों के पास में आय अधिक है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में इनकम 1 करोड़ रुपए है, अगर आप उससे 1 लाख रुपए ले भी लेते हो तो उस व्यक्ति के लिए जो है ज्यादा उपयोगिता में कमी नहीं आएगी। तो इस व्यक्ति से आप जो है 1 लाख रुपए वसूल कर सकते हो टैक्स के रूप में। लेकिन क्योंकि इसके लिए जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो कम है, क्योंकि इसके पास मुद्रा की अधिक मात्रा है। तो जिन जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा होती है सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो 1,000 रुपए की इस व्यक्ति के लिए ज्यादा सीमांत उपयोगिता नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपए ही है, अगर आप उससे 10 रुपए लेते हो तो उस अवस्था के अंदर उस व्यक्ति के लिए 10 रुपए का त्याग जो बहुत बड़ा होता है। तो जो व्यक्ति गरीब होते हैं उन गरीब व्यक्तियों के ऊपर जो है वह अधिक मात्रा के अंदर टैक्स न लगा करके कम मात्रा में टैक्स लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए धन की उपयोगिता अधिक होती है। तो अगर उनसे अधिक टैक्स वसूल किया जाएगा तो उनकी उपयोगिता में काफी कमी आएगी। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनसे अधिक जो वो धन कर के रूप में वसूला जाता है, क्योंकि उनके लिए जो वो धन की जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है। तो इस प्रकार जो प्रगतिशील कर है उन प्रगतिशील करों का आधार जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम ही है। जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास में मुद्रा की मात्रा बढ़ती चली जाती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है, इसलिए उससे अधिक कर वसूल करने पर भी उस व्यक्ति की जो है को जो सीमांत उपयोगिता है मुद्रा की उसमें कोई विशेष कमी नहीं आती। उपभोक्ताओं को लाभ। एक उपभोक्ता जो होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और एक उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर पाएगा जब वो कोई भी वस्तु खरीदता है। जैसे मान लीजिए एक्स की जो है 3 वस्तुएं खरीद रहा है, इस एक्स की वस्तु का जो प्राइस जो मार्जिनल यूटिलिटी है 10, 8, 6। तो पहली वस्तु के लिए वो जो है 10 रुपए कीमत देने के लिए तैयार हुआ, दूसरी के लिए 8 और तीसरी के लिए 6। दूसरी वस्तु के लिए वो 10 रुपए कीमत नहीं दे सकता, तीसरी वस्तु के लिए 8 रुपए कीमत नहीं दे सकता। तो इस प्रकार एक जो उपभोक्ता होता है अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त करता है जब वो किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देता है। संपत्ति का पुनर्वितरण। संपत्ति के पुनर्वितरण का मतलब होता है कि समाज के अंदर आय और धन का बंटवारा जो होता है वो गरीबों की तरफ होना चाहिए। यानी अमीरों से जो है करों के रूप में आय ली जाती है और गरीबों को दी जाती है। तो ये जो पुनर्वितरण है ये भी घटती सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें अमीरों से जो है करों के रूप में जो मुद्रा की मात्रा वसूल की जाती है, क्योंकि अमीरों के पास में मुद्रा अधिक होती है इसलिए उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अमीरों के लिए कम होने की वजह से उनसे मुद्रा लेने से उपयोगिता में कोई विशेष कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए तो मुद्रा की ज्यादा उपयोग। जैसे मान लीजिए एक करोड़पति है, उससे अपन ने 100 रुपए ले लिए तो 100 रुपए की उसके लिए कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। अगर उसके लिए कोई विशेष उपयोगिता ही नहीं है तो उसकी उपयोगिता 100 रुपए लेने से कम नहीं होगी। अब अगर आप ऐसी 100 रुपए को एक गरीब व्यक्ति को देते हैं तो गरीब व्यक्ति के लिए इस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक है, तो गरीबों के कल्याण में बहुत अधिक वृद्धि होगी। तो इस प्रकार अमीरों के कल्याण में विशेष कमी नहीं आती कर लगाने से, क्योंकि उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक नहीं है। लेकिन गरीबों को जो है उसी धन को देने से उनके लिए सीमांत उपयोगिता जो अधिक होने की वजह से उनके कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से धन और संपत्ति का जो पुनर्वितरण करने से समाज को लाभ होता है। आलोचनाएं। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की जो है आलोचनाएं निम्नलिखित है। विशेष रूप से इसकी जो आलोचनाएं हैं वो इसकी मान्यताओं में छिपी हुई है।
क्योंकि ये सिद्धांत जो है बहुत सारी ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो वास्तविकता से दूर है। इसकी वजह से जो है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की आलोचनाएं की जाती है। तो पहला, गणनावाचक माप संभव नहीं है। जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता जो होती है उसको संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कि कोई भी वस्तु उसके प्रयोग से हमें कितनी जो है वो मात्रा में संतुष्टि मिल रही है, इसको हम 2, 4, 6, 8 इस प्रकार संख्याओं में माप सकते हैं। लेकिन वास्तव में उपयोगिता जो होती है उसका संख्यात्मक माप संभव नहीं है। इसलिए गणनावाचक जो घटती सीमांत उपयोगिता है वो गणनावाचक माप पर आधारित होने की वजह से सही नहीं है। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है उस सीमांत उपयोगिता के अंदर जो सीमांत उपयोगिता उसको मुद्रा की उपयोगिता के द्वारा सीमांत उपयोगिता के द्वारा मापा गया है। इसलिए इस सिद्धांत में मान लिया गया है कि मुद्रा की मात्रा चाहे एक व्यक्ति के पास कम हो चाहे अधिक हो, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी। लेकिन वास्तव में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। अगर किसी व्यक्ति के पास में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, और अगर किसी व्यक्ति के पास में मुद्रा की मात्रा जो कम हो जाती है तो उसकी वजह से मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। आगे, उपयोगिता जो स्वतंत्र नहीं होती, इस सिद्धांत के अंदर क्या माना गया? आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो लड्डू और दूसरा जलेबी। आपने 1, 2, 3, 4 लड्डू खा लिए, उसके बाद आप जलेबी खाने के लिए बैठते हो, तो जलेबी की जो ये इकाइयाँ इनसे आपको संतुष्टि कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी? बिल्कुल आपको जो इन इकाइयों से संतुष्टि बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आपका पेट पहले से लड्डुओं से भर चुका है। आपका मीठा खाने के लिए ज़्यादा जो मन नहीं कर रहा। तो इस प्रकार लड्डू की जो उपयोगिता है, लड्डू से मिलने वाली उपयोगिता ने जलेबी से मिलने वाली उपयोगिता को प्रभावित किया है। अगर आप बिना लड्डू खाए पहली बार जलेबी खाते तो इससे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती। लेकिन एक बार आपने जब लड्डू खा लिए उसके बाद अगर आप जलेबी खा रहे हो तो आपको संतुष्टि पहले से कम मिलेगी जलेबी से। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया था कि लड्डू खाने का जलेबी से खाने से कोई संबंध नहीं है। जलेबी अगर आपने खा ली तो उसका प्रभाव लड्डू से मिलने वाली उपयोगिता पर नहीं पड़ता। तो ये इनकी मान्यता गलत है। वास्तव में एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता दूसरी वस्तु से मिली उपयोगिता पर निर्भर करती है। आगे, सभी अवस्थाओं में सीमांत उपयोगिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सीमांत उपयोगिता का अनुमान हम केवल तभी लगा पाते हैं जब हम विभाज्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। विभाज्य वस्तु का मतलब क्या है कि कोई भी जो वस्तु है उस वस्तु का पास छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लड्डू खा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, या हम किसी वस्तु की विभाज्य की बजाय ये कहें कि अनेक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो हम जो सीमांत उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें हम किसी वस्तु की एक ही इकाई का प्रयोग करते हैं, यानी एक समय में हम जो है एक ही वस्तु को रखते हैं। जैसे घर में चारा काटने वाली मशीन है, हम एक ही मशीन लगा रहे हैं, तो इसमें सीमांत उपयोगिता हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि सीमांत उपयोगिता तो तभी निकालेंगे जब एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सीमांत उपयोगिता की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उपयोगिता में जो अंतर आता है। तो जब हम केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करें तो आप अतिरिक्त इकाई तो ले ही नहीं रहे, तो उस अवस्था के अंदर जो सीमांत उपयोगिता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कार है, घर में अगर एक ही है, ज्यादातर एक ही होती है, फ्रिज घर में एक ही होता है, वॉशिंग मशीन है एक ही होती है, तो इन अवस्थाओं के अंदर जो हम वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का अनुमान नहीं लगा सकते, तो उस अवस्था के अंदर भी जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। आगे, रुचि और फैशन आदि में परिवर्तन। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अंदर ये माना गया है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि जो स्थिर रहने चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन समय, परिस्थितियों, ऋतु, मौसम के अनुसार जो है रुचि और फैशन आदतें, इनमें जो परिवर्तन आता रहता है, और इनमें परिवर्तन आने की वजह से घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता। अब घटती सीमांत उपयोगिता वक्र जो है उससे मांग वक्र का निकालना। हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी भी वस्तु की कीमत जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर देता है, और अगर किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी जो कम होती चली जाएगी तो एक व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु की मात्रा तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत में भी कमी आए। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो होता है सीमांत उपयोगिता जो होती है वो कीमत के बराबर रहती है। तो हम जो सीमांत वक्र है, सीमांत उपयोगिता वक्र है, उस सीमांत उपयोगिता वक्र की सहायता से जो है एक वस्तु के लिए मांग वक्र भी निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है
घटती सीमांत उपयोगिता के वक्र के द्वारा हम जो है किसी वस्तु का मांग वक्र निकाल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि घटती सीमांत उपयोगिता वक्र की सहायता से या घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की सहायता से मांग वक्र निकालिए। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो मांग वक्र को निकाल सकते हैं। हमारे पास में जो हमने पहला जो डायग्राम है ये ए और ये बी, इसके अंदर हमने जो है ओ एक्स एक्स के ऊपर क्वांटिटी ली और ओ वाई के ऊपर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है। और दूसरा हमारे पास में जो पार्ट है उसके अंदर हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर क्वांटिटी और दूसरा ओ वाई के ऊपर हमने कीमत लिया है। क्योंकि कीमत और मांग के बीच में संबंध जो होता है वो डिमांड कर्व को दिखाता है। तो हम पहले जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाएंगे, फिर उसी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की सहायता से डिमांड कर्व बनाएंगे। एक व्यक्ति जो है जब एक वस्तु की ओ क्यू मात्रा लेता है तो उसे जो है M1 के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो OM1 है। जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ करके OQ2 हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो पहले से कम होकर के OM2 हो जाती है। इसी प्रकार से जब एक वस्तु की OQ3 मात्रा प्रयोग की जाती है तो उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम होकर के OM3 हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास में जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आ जाता है। तो ये हमारे पास में जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। अब दूसरी तरह ये हमारे पास में जो ए है ये मार्जिनल यूटिलिटी, ए भी हमारे पास में मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। अब देखिए एक व्यक्ति जो था वो कीमत कितनी देता है, इस वस्तु की जो कीमत देगा वो पहली वस्तु के लिए कीमत देगा वो OM के बराबर देगा। मान लीजिए 10 है तो एक व्यक्ति इसकी कीमत भी 10 देगा। अगर ये OM2 है, मार्जिनल यूटिलिटी 8 है तो एक व्यक्ति इसकी कीमत भी 8 ही देगा। और तीसरी अवस्था के अंदर ये अगर OM3 5 है तो इसके लिए एक व्यक्ति जो कीमत भी 5 ही देगा। तो इसी के आधार पर आप जो आगे जो है मांग वक्र निकालते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर कीमत दे रहा है। पहली अवस्था के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी OM1 है तो इसके बराबर जो हम दूसरी तरफ कीमत ले रहे हैं OP1। तो OM1 पहली वस्तु की कीमत है, OM जो वो यहाँ पे देखिए पहली वस्तु की जो है मार्जिनल यूटिलिटी है। अब इसी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हमने जो वो कीमत दी है तो पहली वस्तु के लिए ये आ गया। अब दूसरी वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो OM2 है तो यहाँ P2 हो जाएगी। तो P2 आप दूसरी वस्तु के लिए ले रहे हैं तो दूसरी वस्तु आप इधर मिला देंगे। इसी प्रकार से जो तीसरी वस्तु है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी OM3 है तो कीमत यहाँ पर P3 OM3 के बराबर है तो तीसरी वस्तु यहाँ पर हो जाएगी। अब आप इस चीज को मिला देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DD मांग वक्र आ जाएगा। ये देखिए OP2 कीमत के ऊपर Q2 मात्रा और तीसरी अवस्था के अंदर जो कि मार्जिनल यूटिलिटी OM3 है तो OM3 के बराबर कीमत क्या है OP3 है। और OP3 जो तीन वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर कीमत के बराबर है। तो इस प्रकार से अगर आप इन जो पॉइंट्स है P1 P2 और P3 अगर आप इनको मिला देते हैं तो ये हमारे पास में जो है DD मांग वक्र आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की सहायता से मांग वक्र भी निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सी बात यह है कि कीमत हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगी। तो अगर एक व्यक्ति मार्जिनल यूटिलिटी OM3 पर एक वस्तु ले रहा है तो यहाँ वस्तु तो एक ही लेगा लेकिन कीमत जो किसके बराबर हो जाएगी, OM1 के बराबर। अगर ये OQ2 क्वांटिटी ले रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी OM2 है तो OQ2 क्वांटिटी के लिए कीमत भी वो OM2 के बराबर देगा, यानी OM2 के बराबर कीमत क्या है OP2। तो इस प्रकार से हम जो है डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।